हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आधुनिक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम सीडीपी बाल विकास की सीटेट के लिए जनवरी 2024 में होगा। इसमें हम वो सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है। हम समस्या समाधान विधि में फेरबदल नहीं करते, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण, जो समस्या समाधान प्रक्रिया होती है उसका पहला चरण पूछा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है उपयुक्त हल ढूंढना, समस्या का प्रस्तुतिकरण या समस्या की पहचान, अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। जो समस्या समाधान विधि होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, उसमें सबसे पहला जो चरण होता है वो क्या होता है, समस्या की पहचान। सबसे पहले हम समस्या को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। समस्या को क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। और जो सबसे लास्ट चरण होता है वो क्या होता है, इवैल्यूएशन द सॉल्यूशन, जो अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। जब अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन करते हैं तो वो कौन सा चरण होता है, वो सबसे लास्ट वाला चरण होता है। कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाला चरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, पहचान करते हैं उसकी। तो इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। जो बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता, ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है, ब्रेन प्लास्टिसिटी। अब ब्रेन प्लास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ब्रेन जो प्लास्टिसिटी क्या है। जो ब्रेन प्लास्टिसिटी है उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से। ब्रेन प्लास्टिसिटी को किस नाम से भी जानते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। विकास की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, प्लास्टिक की तरह होती है। किसकी तरह होती है, प्लास्टिक की तरह। अब ये मत समझ लेना कि प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की तरह ऐसे होती है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है, उसे संशोधित किया जा सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो ब्रेन की जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो किसकी तरह होता है, प्लास्टिक की तरह। किसकी तरह होता है, प्लास्टिक की तरह, जिसमें चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जिसमें चेंज होता रहता है। जैसे एक नवजात शिशु होता है, जो नवजात शिशु है उसका जो मस्तिष्क का वेट होता है वो कितना होता है, 350 से 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम तक होता है नवजात शिशु का। और वहीं वयस्क में मेल का कितना होता है, 1330, और फीमेल का क्या होता है, लगभग 1200 होता है, लगभग 1200। अब जब नवजात से वयस्क तक, नवजात में उसका कितना था, 350 से 400 ग्राम था। वयस्क में कितना हो गया, 1330 ग्राम तक। तो पहले इतना था, अब कितना हो गया, बढ़ गया। पहले 350 से 400 था, अब 1350 तक हो गया, 1330 तक। तो इसमें जो बड़ा मस्तिष्क का वजन, तो इसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ। इसकी ब्रेन की संरचना में भी बदलाव होगा कि नहीं होगा, जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव आया कि नहीं आया। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है
क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। जो बाल्यावस्था चाइल्डहुड एज होती है, जो एडोलेसेंस होती है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड काल होता है। कौन सा? बाल्यावस्था का और किशोरावस्था का, चाइल्डहुड का और एडोलेसेंस का। चाइल्डहुड में बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो 80% के लगभग हो जाता है। कितना हो जाता है? 80% के लगभग हो जाता है। और जो बचा हुआ है वो कब हो जाता है, कब तक पूरा हो जाता है? एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस में बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है। किसमें? किशोरावस्था। एडोलेसेंस कौन सी होती है? किशोरावस्था। तो इसमें बच्चा किस में पहुंच जाता है? किशोरावस्था में। तो चाइल्डहुड में कितना हो जाता है? 80% तक हो जाता है, बचा हुआ किशोरावस्था में हो जाता है। तो जो सबसे सेंसिटिव काल है वो कौन सा है? बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। क्या सभी बालकों में विकास जो डेवलपमेंट है वो एक समान दर से होता है? नहीं होता है। किसी में तेज होता है तो किसी में धीमा होता है। तो विकास सभी में एक समान दर से नहीं होता है। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। तो विकास को, जो डेवलपमेंट को आनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, हेरिडिटी भी और एनवायरमेंटल। तो बच्चे के विकास को हेरिडिटी और एनवायरमेंटल दोनों ही प्रभावित करते हैं। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल ये गलत है। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो जिसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? क्वेश्चन पूछा, स्वलीनता क्या? ओटिज्म को सबसे पहले समझेंगे। ओटिज्म को सबसे पहले समझेंगे जब बच्चा खुद में ही लीन होता है। जब बच्चा खुद में ही लीन हो, जब बच्चा समाज से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता हो, किससे? समाज से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता हो और आप खुद में ही लीन हो, वो बच्चा किससे ग्रसित होता है? ओटिज्म से। ये ऐसे बच्चे बहुत कम बोलते हैं। जिनमें ओटिज्म पाया जाता है ऐसे बच्चे क्या करते हैं? बहुत कम बोलते हैं। ये अपने व्यवहार को रिपीटेड करते हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं। ये अपने व्यवहार को क्या करते हैं? रिपीटेड करते हैं। इनमें एक गुण और पाया जाता है, ये क्या करते हैं? फैक्ट की नॉलेज इनके पास बहुत ज़्यादा होती है। जो ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं इनके पास तथ्य की जानकारी, पहला ऑप्शन क्या है? व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। इनके पास जो फैक्चुअल नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ओटिज्म को सबसे पहले समझा कि ओटिज्म में बच्चा खुद में ही लीन होता है। ये बच्चा समाज से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। ऐसे बच्चे बहुत कम बोलते हैं। ये अपने व्यवहार को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। तो इनके पास एक गुण भी होता है, वो कौन सा है? व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। इनके पास फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। ये फैक्ट की नॉलेज इनके पास बहुत होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दे, किस पर? सामाजिक मुद्दे और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। सामाजिक मुद्दे और न्याय के प्रति क्या कर लेते हैं? समझ स्थापित कर लेते हैं। कौन से स्तर के बच्चे? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है ये क्या करता है? सही गलत की पहचान कर लेता है। किसकी? सही गलत की पहचान करना स्टार्ट कर देता है। क्या सही है क्या गलत है, तो इसकी पहचान करना ये औपचारिक संक्रियात्मक
एज में जो बच्चा होता है वो सही गलत की पहचान स्टार्ट करना शुरू कर देता है, सही गलत की नॉलेज हो जाती है। इस अवस्था का बच्चा अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है। अमूर्त चिंतन, कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था का जो बच्चा है किशोरावस्था में, ये 11 से ऊपर वाला होता है, 11 से प्लस। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के जो एज है 11 से ऊपर है, तो इस अवस्था में बच्चा किशोरावस्था में जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो संवेदी गामक अवस्था होती है इसकी जो एज होती है 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक की 11 से ऊपर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादे, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों में किस प्रकार की बुद्धि होती है? बच्चा क्या करता है कि अपने सहपाठी, उसके दोस्त हैं, उसके इरादों और प्रेरणा को उनकी मनोदशा को समझ लेता है। उनकी जो मनोदशा है, उसके इरादे हैं उसके दोस्त के, वो उसको समझ लेता है। तो गार्डनर ने जो बुद्धि दी थी वो मल्टीपल इंटेलिजेंस, कई प्रकार की बुद्धि बताई थी गार्डनर ने। तो जो बच्चा दूसरे के इरादों और मनोदशा को समझ लेता है उसमें किस प्रकार की बुद्धि है? तो जो प्राकृतिक, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक। तो जो प्राकृतिक है ये किन लोगों में होती है? किसानों में। किस में होती है? किसानों में। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकृति प्रेमी। जो अंतर व्यक्ति है, सेकंड ऑप्शन है अंतर व्यक्ति, इंटरपर्सनल, ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इंटरपर्सनल, दूसरी होती है इंट्रापर्सनल। जो इंटरपर्सनल होते हैं ये कौन से होते हैं? जो इंटरपर्सनल होते हैं ये कौन से होते हैं? ये दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। किससे? दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे नेता लोग हो गए, दुकानदार हो गए, टीचर हो गए, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ये कौन से होते हैं? इंटरपर्सनल लोग होते हैं। कौन से होते हैं? इंटरपर्सनल लोग होते हैं। जैसे दुकानदार है, आप दुकान पर कुछ भी लेने जाओ, चाहे वो कितना भी बुरा आपके ऊपर लग रहा हो, दुकानदार आपसे यही कहेगा ये आपसे बहुत जच रहा है, आपके लिए कपड़ा बना है, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? दूसरों को समझ जाते हैं। जो इंटरपर्सनल होते हैं दूसरों को बहुत, उनके इरादों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। किन किन में होती है? नेता लोगों में होती है, दुकानदार में होती है, टीचर में होती है। ऐसे लोग दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। किससे करते हैं? दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। वही दूसरी एक और होती है, ये होती है इंटरपर्सनल और दूसरी होती है इंट्रापर्सनल। दूसरी कौन सी होती है? इंट्रापर्सनल। ये लोग क्या करते हैं? ये खुद से ही इंटरेक्ट होते हैं। जो इंट्रापर्सनल लोग होते हैं ये खुद से, इंटरपर्सनल तो दूसरों से इंटरेक्ट होते हैं और दूसरा होता है इंट्रापर्सनल, ये खुद से, किससे? खुद से ही इंटरेक्ट होते हैं। ये अपने बारे में ऐसे सोचते हैं, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान कौन है, कैसे हैं, मेरे दुनिया में आने का मतलब क्या है। तो ये कौन लोग होते हैं? ये इंट्रापर्सनल लोग होते हैं। ये सिर्फ खुद से ही इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरपर्सनल होते हैं जो दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जो इंटरपर्सनल लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? आध्यात्मिक लोग। और इंटरपर्सनल जैसे नेता हैं, टीचर हैं, ठीक है, दुकानदार हैं, मनोचिकित्सक हैं, ये कौन से होते हैं? इंटरपर्सनल। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सहपाठियों के इरादे, प्रेरणा, उनकी मनोदशा को समझ जाता है। अपने दोस्त की, किसकी? अपने दोस्त की मनोदशा को, ये क्या करने वाला है, ये अब क्या करेगा। जैसे कोई रास्ते में जा रहा है, वो उसको दोस्त को ये पता चल जाए कि हाँ ये बंदा इस लड़की को छेड़ेगा, तो वो उसने क्या किया? उसकी मनोदशा को समझ गया, ये खुद फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा, इसलिए वो पहले ही निकल गया। तो उसकी मनोदशा को, उसके विचारों को समझ गया। तो ऐसे लोग कौन से होते हैं? अंतर्व्यक्तित्व, इंटरपर्सनल। कौन से होते हैं? इंटरपर्सनल। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए?
क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता, कौन सी क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? तो जो इस पहला है संवेदीगामक, इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। सेकंड है प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से ऊपर। तो जो क्रमबद्धता का जो गुण होता है वो कौन सी अवस्था में आ जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में आ जाता है? कंक्रीट ऑपरेशनल में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मानसिक योग्यताओं का जो गुण आ जाता है, कौन? रिवर्सिबिलिटी का आ जाता है, कंजर्वेशन का आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। क्या करता है? दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से, किससे? केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण का, आत्मकेंद्रियता का, ईगोसेंट्रिज्म, प्रतिवर्ती चिंतन या फिर वैज्ञानिक तार्किकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, आत्मकेंद्रिता। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुभवों, दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। वो किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ खुद के ही बारे में। ठीक है, मैं ही अपने ही बारे में ज़्यादातर सोचता है। वो क्या होता है? आत्मकेंद्रिता। वो दूसरों की बात को नहीं समझ पाता है, अपने ही दृष्टिकोण से हर चीज़ को देखता है। कोई भी चीज़ हो सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। उसे ये लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं। तो वो कौन सा है? ईगोसेंट्रिज्म। कौन सा है? ईगोसेंट्रिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया? लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्ति विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ अचीवमेंट, लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। जो लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था ये कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी जो इसमें एक बात और, जो लेव वाइगोत्स्की थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये सोवियत संघ रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? सोवियत संघ रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक बच्चा है जिसको प्रश्न दिया गया है, वो उस प्रश्न करने में उसको दिक्कत आ रही है, तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अनदेखा कर देना चाहिए, उसे संघर्ष करते रहने देना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, या फिर सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, या फिर सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को अनदेखा करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, विद्यार्थियों को अनदेखा बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा है विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थी अगर चुनौती महसूस कर रहा है, प्रश्न को हल करने में उसे दिक्कत आ रही है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अगले कदम, उसको थोड़ी सी हिंट दे देनी चाहिए। गिव हिंट एंड क्लूज स्टूडेंट रिगार्डिंग नेक्स्ट मूव, उसको थोड़ी सी हिंट दे देनी चाहिए।
उसको क्या करना चाहिए, हिंट दे देनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सी है। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, तो ये भी नहीं करना चाहिए कि इमीडिएटली तुरंत उसको करेक्ट सही जवाब बता देना चाहिए, उसको पनिश नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है। एक बच्चा तो है, दोनों जुड़वा बच्चा हैं, एक तो सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है और दूसरा कम कर रहा है। तो ये कौन सा भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, या अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। हर व्यक्ति में जो विकास होता है अलग अलग गति से होता है, किसी में तो तेज गति से होता है, किसी में धीमी गति से होता है। तो विकास की जो दर होती है सब में अलग अलग होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए। अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, या फिर सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर। तो विद्यार्थियों को एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित करना चाहिए। तो इसका जो अपने सहपाठियों की प्रतिस्पर्धा जो है बिल्कुल नहीं करानी है, ना तो उनको कंठस्थीकरण कराना है, मूर्त पुरस्कार जैसी ट्रॉफी जीतने की ओर ये भी नहीं करना है, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर उनको क्या करना है कि सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सक्रिय अर्जन की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में मल्टीपल इंटेलिजेंस में से कौन सी शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। भावात्मक जो बुद्धि है वो हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस में शामिल नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस में शामिल नहीं है। जो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि है वो कितनी है और कौन कौन सी हैं। एक तो है अंतर्व्यक्ति बुद्धि, भाषाई बुद्धि, देशी बुद्धि या स्थानिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, तो कितने प्रकार की बुद्धि दी थी, 8 प्रकार की। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। तो इसमें भावात्मक बुद्धि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। कोई भी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के दौरान कुछ भी आप पाठ पढ़ा रहे हो, उसी पाठ जब आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते ही समय जो आकलन किया जाता है वो कौन सा होता है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर है
इसका क्या है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए आकलन। जब कोई भी पाठ को या किसी भी चीज़ को पढ़ाते समय बीच में ही उसके बारे में पूछ लिया जाए, बीच में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं, ठीक है, तो ये क्या होता है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, पढ़ाते समय ही उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो आकलन किया जाता है वो उसको क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए, केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, या फिर केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, या फिर प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा, अप्रगतिशील। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा। कौन सी, समावेशी। ये सभी विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं की विभिन्नता होने के बाद, अलग अलग योग्यताओं के बच्चा हैं उनमें विभिन्नता है, उसके बाद भी आप किस कक्षा में उनको पढ़ाएंगे, तो समावेशी कक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।